हेलो एवरीवन, वेदांश वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैप्टर 1 से ही शुरुआत करें। आप बीच में से देखना शुरू करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरी जानकारी सही तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक के चैप्टर 1 से स्टार्ट करें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न कुंडली की। मिथुन लग्न कुंडली वालों के लिए कौन से ग्रह शुभ, अशुभ या न्यूट्रल प्रभाव देने वाले होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर राशि लिखी है जो कि होती है मिथुन राशि। और मिथुन राशि के जो लग्न है उसके मालिक बनते हैं बुधदेव। इसका मतलब यह है कि जब जातक का जन्म हुआ था उस समय पृथ्वी के क्षितिज पे 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि उदय हो रही थी। इस वजह से ये 3 नंबर राशि इस कुंडली के पहले भाग में पहले घर में पड़ रही है और उसी वजह से ये कुंडली जो है मिथुन लग्न की कुंडली कहलाएगी। तो जो भी राशि पहले घर में पड़ती है उसी राशि को लग्न कुंडली का मालिक कहा जाता है। हम जानते हैं कि मिथुन राशि के जो मालिक हैं बुधदेव हैं और बुधदेव इस वजह से इस कुंडली के लिए सबसे शुभकारी ग्रह हैं। बुधदेव इस कुंडली में चौथे घर के भी मालिक हैं जो कि एक केंद्र का घर है, लग्न के मालिक हैं, लग्नेश है। इस वजह से सबसे शुभकारी, सबसे फलदायी, सबसे अच्छे ग्रह इस लग्न कुंडली के लिए बुधदेव बनते हैं। उसके बाद केंद्र के बाद हम आते हैं त्रिकोण के घर पे जो कि है 5वां घर और 9वां घर। 5वें घर में तुला राशि लिखी है जिसके स्वामी हैं शुक्रदेव और 9वें घर में कुंभ राशि में लिखी है जिसके स्वामी हैं शनिदेव। हम एनीवे भी जानते हैं कि शुक्रदेव और शनिदेव जो हैं वो बुध देव के मित्र ग्रह हैं। तो मित्र होने के नाते ये वैसे भी इनके लिए अनुकूल हैं और इस कुंडली में 5वें घर के मालिक शुक्रदेव और 9वें घर के मालिक शनिदेव होने के कारण ये इस लग्न कुंडली के लिए शुभ फलदायी होंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि शुक्रदेव 5वें घर के मालिक होने के साथ साथ 12वें घर के मालिक भी हैं जो कि एक त्रिक का घर है और शनिदेव भी 9वें घर के मालिक होने के साथ साथ अष्टम 8वें घर के भी मालिक हैं जो कि फिर से एक त्रिक घर है जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इस वजह से इनसे मिलने वाले परिणाम कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट पर डिपेंड करेंगे कि ये ग्रह कहाँ पर प्लेस्ड हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम इनकी एनालिसिस कर पाएंगे, हम भविष्यवाणी कर पाएंगे कि कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह या शनि ग्रह इस लग्न कुंडली में उस जातक के लिए शुभ या अशुभ या न्यूट्रल कैसे प्रभाव देंगे, वो हम उससे निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे घर पे। दूसरे घर में लिखा हुआ है 4 नंबर राशि जो कि है कर्क राशि जिसके मालिक बनते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव दूसरे घर के मालिक हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का मित्र है तो शुभ फलदायी होगा, अदरवाइज वो अशुभ होगा, मारक ग्रह कहलाएगा। क्योंकि चंद्रदेव बुधदेव के शत्रु ग्रह हैं इस वजह से चंद्रदेव इस लग्न कुंडली के लिए मारक ग्रह बनते हैं जो अच्छा फल नहीं देंगे। फिर आते हैं हम तीसरे घर पे। तीसरे घर में 5 नंबर राशि लिखी है जो कि है सिंह राशि। इसके स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव और बुधदेव आपस में मित्रता लगते हैं, लेकिन तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से, क्योंकि एक मेहनत और भागदौड़ का घर है, बहुत मेहनत और भागदौड़ के बाद ही सूर्यदेव अपनी एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ में इस लग्न कुंडली के जातक को अच्छे परिणाम दे पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने चौथा घर डिस्कस कर लिया जो कि बुधदेव का ही है
और 5वां घर डिस्कस कर लिया जो शुक्र देव का है। अब हम आते हैं छठे घर पे, जो जहाँ पे लिखी है 8 नंबर राशि, जो कि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल देव। मंगल देव बुध देव के शत्रु ग्रह भी हैं, अष्टम ग्रह के मालिक भी हैं, 11वें घर के भी मालिक हैं, जो कि आमतौर पर न्यूट्रल भी माना जाता है और मिले जुले परिणाम देने वाले। इसमें इससे जुड़े हुए अच्छे परिणाम भी होते हैं और इससे जुड़े हुए बुरे परिणाम भी होते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो उस घर का मालिक है, जो राशि उस घर में पड़ रही है, उसके जो मालिक है वह लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। क्योंकि मंगल देव इस लग्न कुंडली में बुध देव के शत्रु ग्रह हैं, यह इस कुंडली के लिए मारक ग्रह बनते हैं। ये अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अष्टम का छठे घर के मालिक होने की वजह से छठे घर के बुरे परिणाम ये दे सकते हैं, मारक हैं। और 11वें घर के कुछ अच्छे परिणाम, अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है तो कुछ इससे जुड़े हुए, इन घर से जुड़े हुए जो कुछ तथ्य होते हैं, जो इनसे जुड़े हुए परिणाम होते हैं वो दे सकते हैं। बट आमतौर पर यह इस कुंडली के लिए मारक ग्रह ही बनते हैं, इनसे बहुत अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। फिर हम आते हैं 7वें घर पे। 7वें घर पे लिखा है 9 नंबर राशि, जिसके मालिक हैं धनु राशि, जिसके मालिक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव यहाँ पे केंद्र के एक घर 7वां घर और केंद्र का एक और घर 10वां घर, जहाँ पे 12 नंबर राशि रखी है मीन राशि, ये दोनों राशियों के स्वामी ग्रह हैं। दोनों केंद्र राशियों के स्वामी ग्रह होने के कारण बृहस्पति देव और मित्र भी हैं वो बुध देव के, तो इसलिए इस कुंडली के लिए न्यूट्रल माने जाएंगे। न्यूट्रल इसलिए माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे लग्नेश अगर 2 केंद्र के ग्रहों के मालिक होते हैं तो उस पर कोई दोष नहीं लगता है, वो शुभ ही फलदायी होते हैं। लेकिन कोई और ग्रह अगर केंद्र में उसकी एक से ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाती है, जैसे एक से ज़्यादा ग्रह केंद्र के बृहस्पति देव को मिले हैं और इनकी प्लेसमेंट भी अगर केंद्र में ही हो जाती है तो उनको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। ये दोषों के बारे में और योगों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, जानेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली के लिए तटस्थ ग्रह हैं, न्यूट्रल है। इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि ये इस कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे या बुरे परिणाम देंगे, क्योंकि यह 2 केंद्र के घरों के मालिक हैं और इनको केंद्र अधिपति दोष भी लग सकता है अगर यह जन्म कुंडली में केंद्र में ही विराजित हों। अब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे कि रिटिन में ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वो रिटिन में इसका कंटेंट लिखा हुआ है संक्षेप में, जिसको आप दोबारा से वीडियो देखते वक्त या वीडियो देखने के बाद फिर से रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि पहली बारी में हमें सारी चीज़ें एक बार समझ में नहीं आ पाती हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाती है। तो आप ये चैप्टर्स, ये प्रिंट आउट अपने साथ रखकर इसको अगर स्टडी करेंगे, दोबारा से वीडियो देखेंगे, तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने इसमें देख लिया है, समझ लिया है, लग्न के स्वामी बुध देव हैं जो सबसे शुभ ग्रह हैं। इष्ट देव शुक्र देव बनते हैं क्योंकि वो 5वें घर के स्वामी हैं, और 5वें घर के स्वामी शुक्र देव की जो इष्ट देवी है वो है माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति अपने 5वें घर को और मजबूत कर सकता है। अगर शुक्र देव किसी पाप प्रभाव में है या कमज़ोर है कुंडली में, तो शुक्र देव से मिलने वाले परिणामों में थोड़ी कमी आ सकती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसका एज अ सोल्यूशन, वो व्यक्ति, वो जातक माँ लक्ष्मी की आराधना करके शुक्र देव को मजबूत कर सकता है और उनसे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। अनुकूल ग्रह जो कि अच्छे प्रभाव देते हैं वो है शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु क्योंकि उनके मित्र ग्रह हैं, इसलिए यह इनके लिए अच्छा ही परिणाम देंगे। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इनकी प्लेसमेंट, राहु और केतु, इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि ये किस कुंडली में कितना अच्छा या बुरा प्रभाव देंगे। हाँ, लेकिन ये क्योंकि इनके मित्र हैं तो ये इनके लिए मारक ग्रह नहीं बनते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाले अच्छे और बुरे परिणाम वो डिपेंड करते हैं इनकी प्लेसमेंट पे। मंगल और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह हैं और इस जन्म कुंडली के लिए मारक ग्रह बनते हैं। सूर्य और बृहस्पति
इनके मित्र होने की वजह से, लेकिन केंद्र अधिपति और तीसरे घर के स्वामी के होने की वजह से यह तटस्थ रहते हैं। ये ना मारक हैं ना ये कारक हैं। इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि ये कुंडली में कैसे परिणाम देंगे। यह अध्याय यहाँ पे ख़त्म हुआ और आशा करती हूँ आपको ये समझ आया। अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कर्क लगन कुंडली की। कर्क लगन यानी कि चंद्रदेव जिसके केंद्र लग्न के मालिक होते हैं, उनसे जुड़े हुए कारक तत्व और मारक ग्रह, तटस्थ ग्रह, इन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज़ करें और अच्छे से मेमोराइज़ करें। ये चीज़ें जितना आपकी मेमोरी में फ़िट हो जाएंगी उतना आपके लिए इजी होगा और क्विक होगा आगे जाके डीप में स्टडी करने के लिए, डीप में जाकर चीज़ों को समझने के लिए। और कुंडली पढ़ते वक्त आपको कुछ भी नोट्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर ये चीज़ें आपकी मेमोरी में फ़िट हो जाएंगी तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।